गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। तो मैग्नीट्यूड and direction of resultant vector। इसके लिए फिर से हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये पैरेललोग्राम का बड़ा इम्पोर्टेंस ही है वेक्टर में। आप लोग को याद होगा, ये अगर ये वेक्टर है और ये अगर हमारा क्या है बी वेक्टर है, तो इनके बीच का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए इस टिप से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। इसका नाम ये देते हैं, इसका नाम बी सी डी, और ये जो परपेंडिकुलर एक्सटेंडेड पोर्शन पर डाला गया उसको अपन लोग नाम देते हैं ई। अब ऐसे सिचुएशन में ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, ये पोर्शन भी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए। इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज थीटा, अगर वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, इन दैट सिचुएशन ये एंगल थीटा होगा, तो सिंपल हम लोग ज्योमेट्री से कह सकते हैं कि ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। नाउ रिजोल्यूट बी, इसके स्केलर कंपोनेंट अगर देखें तो बी ई पोर्शन दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो याद होगा मैंने समझाया था कि बी को रिजोल्यूट कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक वर्टिकल कंपोनेंट में। तो बी का ये कंपोनेंट आएगा आपका कितना, बी कॉस थीटा, और बी का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। यानी बी का लेंथ बी कॉस थीटा होगा और सी का लेंथ बी साइन थीटा होगा। रिजल्टेंट के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया है, जरा सा हम लोग इसको कैसे उसका रिजल्टेंट आएगा ये भी जानना जरूरी रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ जो है, सो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास है तो काफ़ी हेल्पफुल होता है चीज़ों को समझने के लिए। इन दैट सिचुएशन अब आप देखें, ये जो हम लोगों ने एक्सटेंडेड पोर्शन पर डाल करके परपेंडिकुलर डाल दिया था, इससे आपका एक राइट ट्रायंगल बन गया है सी ई ए। तो आपके पास एक राइट ट्रायंगल है ना, सी ई ए एक राइट ट्रायंगल है, और इस राइट ट्रायंगल में ए सी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ए ई आपका बेस हो जाएगा, सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस हाउ मच, सी ई स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर how much is A? AB plus BE. AB plus BE. And how much is CE? CE अब फिलहाल तो CE रहने देते हैं क्योंकि C का कुछ मतलब है नहीं। AC इज व्हाट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, यही रिजल्टेंट A और B वेक्टर है, तो इनके बीच का डायगोनल के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो R इज द डायगोनल, सो इट इज R स्क्वायर। AB, AB in magnitude it is A, BE it is B cos theta, and CE it is B sin theta. Of course दोनों पर स्क्वायर होगा। R स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपने को मिलेगा A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर को लेकर के
कॉमन करते हुए अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अब बच जाएगा सिर्फ क्या? 2ab कॉस थीटा। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट है क्या? तो रिजल्टेंट अगर हम लोग देखें क्या होगा? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या? 2ab कॉस थीटा, या आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, मजेदार बात ये हो गई। अब जब डायरेक्शन की बात, हमने कहा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी अपने को निकालना होगा। तो डायरेक्शन के लिए चलिए देखते हैं क्या है ये कहानी। ये है कहानी, क्या अल्फा एंगल बना रहा है या ए के साथ में, तो tan अल्फा CE अपॉन व्हाट? ए, CE अपॉन AE। हाउ मच इज CE? CE is your B sin theta एंड हाउ मच इज A? ये यहाँ से A से B तक ये A है, अभी हम लोग निकाला था, बताया था, और A से B तक ये A है, B से E तक ये B cos थीटा है। तो हम लोग कह सकते हैं A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा, मतलब ये डायरेक्शन इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं, और मैग्नीट्यूड हम लोग इससे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तो कैसे लाया गया है रिलेशन को, ये हम लोग देख रहे थे तो अपने इंटरेस्ट के लिए, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि अब हम लोग इसको निकाले हैं तो इसके स्पेशल केसेस को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, और उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। फॉर्मूला तो ध्यान में रहना ही चाहिए, कैसे निकाला गया इसको हमने डिटेल डिस्कशन थोड़ा सा कर दिया है जान करके, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। ठीक है, चलिए अब इसमें अलग अलग केसेस, डिफरेंट केसेस को हम लोग देखेंगे। केस वन क्या लें? चलिए अपने मन से लेते हैं। अगर A इन मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू B और A भी अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, A और B अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हुआ तो क्या होगा? A और B अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का हुआ तो क्या होगा? मतलब सिंपली A की बात करें क्या? B के बराबर हो। इन दैट सिचुएशन अगर R का अंडर रूट में जो फॉर्मूला हम देखेंगे वो A स्क्वायर प्लस 2A इंटू A, B के बदले A डाल रहे हैं, 2A स्क्वायर कितना होगा? कॉस थीटा। तो R इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर कॉमन 2 प्लस 2 1 प्लस 1 2 प्लस 2, ये सब सिंप्लीफाई होते हुए 2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा होगा। R की वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट R विल बिकम 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, ये तो आपने छोड़ ही दिया भैया, ए को भी लेके चलो ना, ए को भी लेके चलो। 4A स्क्वायर, ठीक है। अब इसका रूट हट जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट। मतलब ये, अब जरा सा समझने की कोशिश करें कि इसको कैसे हम कह सकते हैं कि इफ लेट सपोज, एक एग्जांपल लेते हैं कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के क्या हैं, वेक्टर हैं जो 60 डिग्री एंगल पर काम कर रहे हैं, है ना, 60 डिग्री एंगल पर काम कर रहे हैं, और इक्वल मैग्नीट्यूड लेट सपोज 10 है, लेट सपोज 10 है, और इक्वल मैग्नीट्यूड हो दोनों का, और एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है जी, 60 डिग्री है। तो अगर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, सिंपली इसमें पुट अप कर दिया जाए तो R इक्वल टू 2 इंटू 10 कॉस 60 बाई 2 30 का मतलब √3/2, √3 2 कट गया, 10 √3 इज द
वैल्यू। इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर 60 डिग्री के एंगल पर काम कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट ये हो सकता है। चलिए, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड हुआ तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना होगा? ये तो मैग्नीट्यूड की बात हमने किया कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड हुआ तो क्या होगा। अब हम लोग जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल द रिजल्टेंट एंगल विथ द वेक्टर ए के साथ जो है सो कितना एंगल बनाएगा। तो अगर इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो टेन अल्फा, इसमें बी की जगह ए डाल देंगे। जब डाल देंगे तो ऊपर नीचे से ए कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो टेन अल्फा साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा भी इस्तेमाल किया था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आप देखें 2 2 कट जाएगा, स्क्वायर से कॉस थीटा कट जाएगा, टेन अल्फा इजकल टू टेन थीटा बाई 2, और दोनों साइड से टेन रिमूव, नो ऐसा बोला नहीं जाता है। टेन अल्फा इजकल टू टेन थीटा बाई 2 इम्प्लाइज की अल्फा इजकल टू हाउ मच? थीटा बाई 2। अल्फा इजकल टू थीटा बाई 2, दैट मीन्स अल्फा थीटा बाई 2 होगा। इंटरेस्टिंग बात क्या, जरा से यहाँ फिगर समझिए। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर हैं, ऐसा है, तो आप देखें तो ये जो रिजल्टेंट एंगल होगा, अगर ये पूरा थीटा है तो ये थीटा बाई कितना होगा? 2 होगा, करेक्ट। ऐसे में अगर ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड, ये ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं क्या? फिगर से भी जरा हम समझने की कोशिश करें कि ये भी ए है, ये भी ए है, तो ऐसे में ये रोम्बस होगा, रोम्बस का डायगोनल होगा, रोम्बस का डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये ज्योमेट्री भी खुद कहती है, हमारा फॉर्मूला से भी निकल के आ रहा है, और ज्योमेट्री भी यही सजेस्ट करती है, करेक्ट। और ज्योमेट्री हमारा यही सजेस्ट करता है कितना ये होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इफ अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड पर काम कर रहे हैं, सॉरी, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और वर्क कर रहे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो बाइसेक्टिंग एंगल पर होगा। ये बात हम लोग अक्सर क्या करेंगे, फिर इसमें ध्यान रखेंगे कि इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर होंगे तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है उनको क्या कर रहा होगा? वो बाइसेक्ट कर रहा होगा। ये बात हमको नोटिस करने लायक होगी। और रिजल्टेंट को निकालने के लिए तरीका हो सकता है 2a cos थीटा बाई 2 हो सकता है, ठीक है। एक दूसरा केस लेते हैं हम लोग, दूसरे केस में हम क्या लेते हैं कि अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का हो, दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो कहानी क्या डेवलप करेगी? दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री होगी। cos 90 की वैल्यू 0 डिग्री होगी। अगर हम लोग इस रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला में cos थीटा cos 0 कर देते, ये टर्म 0 होगा, r की वैल्यू सीधे सीधे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 9 cos 90 अगर 0 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, तो tan अल्फा सीधे सीधे b बाई ए हो जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू सीधे सीधे b बाई ए की होगी। अगर 90 डिग्री पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालना सिंपल हो जाता है। वो क्या कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उनका रिजल्टेंट हो जाएगा। tan अल्फा उनका डायरेक्शन निकालने के लिए b बाई ए का हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं, ओके। चलिए, और एक विशेष बात समझने लायक क्या होगा कि अगर वेक्टर्स, तीसरी पॉइंट अच्छी खासी पॉइंट है, थीटा 120 डिग्री का हो, थीटा कितना हो? 120 डिग्री का हो, मतलब दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री का है, और a और b इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। इस फार्मूला को हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जो रिजल्ट हमने लाया है इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो थीटा 120/2 60 डिग्री, cos 60 कितना हो जाता है? 1/2। तो r की वैल्यू करेक्ट है ना, r की वैल्यू 2a, अरे रुक जा भैया,
2a cos 60 यानी 1/2 यानी a हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट a हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात याद रखने, ध्यान रखने वाली बात होगी, वो ये कि इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एंगल 120 डिग्री एट ईच अदर एंड हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो, ऐसे सिचुएशन में जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा। ये बात आप हमेशा से ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरी बात, अब ये कितना होगा, डायरेक्शन की बात करें, साइन 120 180 माइनस 60 साइन 60 1/2 हो जाए, साइन 60 √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और ये बी तो कट जाएगा। चलिए इसको छोड़िए ना, हम लोग इसके tan अल्फा निकालने के लिए क्या लिखा है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये फार्मूला लगाया है ना, इक्वल tan अल्फा इक्वल tan थीटा 2, ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों यहाँ पर जाकर 120 डाल करके परेशान होते रहे। तो tan θ/2 120/2 tan 60 इज हाउ मच, tan 60 डिग्री इक्वल टू हाउ मच, √3, है ना। उससे सिंपल ये इस्तेमाल करें, मैं खुद ही दिया हूँ और मैं खुद ही भटक रहा हूँ। अल्फा इक्वल टू θ/2, तो रिजल्टेंट अल्फा 120/2 दैट इज कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब 120 डिग्री पर अगर दो वेक्टर एक दूसरे को से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो कि क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, तो रिजल्टेंट भी उतना ही बड़ा होगा जितना कि वेक्टर्स हैं दोनों, और उनके बीच का जो रिजल्टेंट एंगल आएगा वो हो जाएगा आपका कितना, 60 डिग्री। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है जो 120 डिग्री पर काम कर रहा है, ये ए मैग्नीट्यूड का है, ये ए मैग्नीट्यूड का है। तो ऐसे सिचुएशन में तीसरा जो रिजल्टेंट आएगा वो बाइसेक्टिंग होगा और उसका एंगल 60 डिग्री का होगा। जितना मैग्नीट्यूड का ये होगा उतना ही मैग्नीट्यूड का ये होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का ये भी होगा। करेक्ट। चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं फिजिक्स का, बुक में भी है वो और मेरे को अच्छे तरह से ध्यान है। देयर इज ए रिवर से 1 किलोमीटर 1 km विड्थ है, ठीक है। द रिवर की करंट की जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड की है, 3 मीटर पर सेकेंड की है। देयर इज ए सेलर और स्विमर, कोई भी होगा, वो 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से रिवर को वर्टिकली क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो क्या वो जो जस्ट अपोजिट बी पॉइंट पर पहुंचेगा? क्या ये यहां पहुंच पाएगा? जी नहीं। क्या होगा, यहां हम लोग जैसे ही वो स्टार्ट करेगा 4 की स्पीड उसकी आगे की तरफ और 3 की स्पीड उसकी इस साइड में होगी। क्यों होगी भाई, रिवर भी तो फ्लो कर रहा है, क्योंकि पानी भी तो खुद भागेगा। जिस पानी के ऊपर वो तैरने के लिए चलेगा तो ये आगे की तरफ 4 की स्पीड से जाएगा, तो पानी खुद भी तो 3 की स्पीड से इधर चली जाएगी। तो यहां पर उसकी रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी? तो रिजल्टेंट स्पीड निकालने का तरीका हमारा ये होगा, है ना। रिजल्टेंट स्पीड निकालने का तरीका हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट स्पीड होगा, डायरेक्शन भी यही होगी। तो एक्चुअल में ये बंदा इस पॉइंट पर नहीं उस पार जा पाएगा, बल्कि क्या जाएगा, इस पॉइंट सी पॉइंट पर जाएगा। अब अगर हम लोग उसकी रिजल्टेंट स्पीड समझने की कोशिश करें, तो रिजल्टेंट स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो भी कहेंगे, वो कितना आएगा। तो रिजल्टेंट स्पीड की बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड का है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड का है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है v जो होगा वो √VM² प्लस कितना VR का
स्क्वायर होगा। अब ऐसे में ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सब मिलके 25 होगा, जो कि कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड की उसकी एक्चुअल में रिजल्टेंट स्पीड होगी। अब सवाल ये उठता है कि वो कितने दूर पर इधर निकलेगा, मतलब जहां उसको निकलना चाहिए उसके सामने कोई उसका दोस्त खड़ा है, वहां मिलने के बजाय वो कहां जाकर के निकलेगा। तो प्रश्न उठता है कि आखिर उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कौन सा स्पीड ले ले, क्या ये 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड रिजल्टेंट ये आया है? जी नहीं। यहां पर एक समझने वाली फिजिक्स की बात क्या है कि इस पर्सन के पास दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट ए बी और दूसरा डिस्प्लेसमेंट बी सी। तब इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ए सी। आई रिपीट, इस पर्सन के पास दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट ए बी, दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, बी सी। ए बी डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इट्स ओन स्पीड, उसकी अपने स्पीड के कारण हो रहा है, और बी सी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है रिवर के कारण, रिवर करंट के कारण। तो ऐसे सिचुएशन में ये ए बी डिस्प्लेसमेंट इसके खुद के स्पीड के कारण हो रहा है, और नदी को पार करने में जो टाइम लगेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इसका खुद का स्पीड कितना है, कितना दूर जाएगा, ये डिसाइड करेगा रिवर करंट। अगर रिवर करंट नहीं है, बिल्कुल जीरो है, तो सीधा सीधा सामने की तरफ निकल जाएगा। रिवर करंट जितना जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा दूर वो जाएगा। हाउ फार ही विल अराइव, ये डिपेंडेंसी करंट की होगी, एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द रिवर, वो तो रिवर के विड्थ पर डिपेंड करेगा और इसके खुद के स्पीड पर डिपेंड करेगा। करेक्ट। चलिए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में 1 किलोमीटर कर रहे हैं, यानी कि ये 1000 मीटर होगा, और 100 मीटर लिखा गया है, 1000 मीटर होगा, और स्पीड कितनी है इसकी 4 मीटर पर सेकंड की है। अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है 250 सेकंड। 250 सेकंड को हम लोग मिनट वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये 250 सेकंड तक तो पानी में रहता है, और जब तक वो पानी में रहेगा तब तक पानी का जो करंट है उसको क्या होगा, अपने डायरेक्शन में लेकर के बहा करके लेके जाएगी। ठीक है, तो ये टाइम निकालना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था कि क्या होगा, कितना दूर जाएगा, कितना दूर है, जितना देर वो पानी में रहेगा, जब तक वो करंट में रहेगा, करंट से बाहर आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में वो टी 250 सेकंड तक रहेगा। तो डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम की बात होगी। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर यहाँ काउंट करेगा, यहाँ जो काउंट करेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 की है, 3 मीटर पर सेकंड की है, 3 मीटर पर सेकंड की है, और टाइम की अगर हम बात करते हैं तो 250 सेकंड की है। तो ऐसे में सेकंड सेकंड कैंसिल होकर 750 मीटर, यानी कि वो पर्सन 750 मीटर दूर निकलेगा। ये 1000 मीटर के रिवर क्रॉस करने के चक्कर में उसको, उस बेचारे को 750 मीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेगी, तब वो 750 मीटर चल के आएगा, तो अपने वापस उस तरफ जो उसका मित्र है उससे वो मिल पाएगा। अब इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं हम, और इस मॉडिफिकेशन में अगर ये कंडीशन डाल दिया जाए भैया कि वो किस डायरेक्शन में स्विम करना चालू करे, कि ठीक अपोजिट वो अपने मित्र के पास निकले। समझे बात को, इसमें एक ट्विस्ट ला रहा है। अब इसको 750 मीटर नहीं चलना पड़े, इसके लिए वो क्या करेगा, 750 मीटर नहीं चलना पड़े, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये इसकी 3 मीटर पर सेकंड की क्या है, रिवर की स्पीड है, इसको तो कुछ कर नहीं सकता है, पानी का स्पीड जैसा है वैसा रहेगा, इसको चेंज। हाँ, वो अपना डायरेक्शन ऑफ स्विम क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है।
डायरेक्शन ऑफ स्विम, जिस डायरेक्शन में वो स्विम कर रहा था, ऐसे सीधे जो जाने की कोशिश कर रहा था तो निकल जा रहा था, सी पॉइंट पर चला जा रहा था, उसको क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। अगर उसको वो चेंज कर सकता है तो चलिए इस डायरेक्शन में इसने ले लिया अपना। अब देखिए ये बन गया आपका फिगर, ये डायरेक्शन होगा इसका, रिजल्टेंट v का, रिजल्टेंट v का डायरेक्शन होगा। अब एक प्रश्न उठता है कि वो किस डायरेक्शन में स्विम करना चालू करे। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में स्विम करना चालू करे, ये अगर अल्फा एंगल है रिवर के डायरेक्शन से तो ये डेफिनेटली 90 होगा। ठीक है, ये 90 होगा। ओके, तो फॉर्मूला, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर 4 के स्पीड से इस साइड में चलना चालू करता है, मान लीजिए अल्फा एंगल पर चलना चालू करता है, अब इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा यहाँ पर अगर हम पैरेललोग्राम को ड्रॉ करते हैं तो ये 3 मीटर पर सेकंड का, ये भी क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड का। तो ऐसे सिचुएशन में जो रिजल्टेंट एंगल की वैल्यू निकालने का तरीका होगा बहुत सिंपल हो जाएगा, वो साइन अल्फा इजकल टू 3/4 से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इन विच डायरेक्शन द पर्सन विल स्विम सो दैट ही विल क्रॉस जस्ट अपोजिट टू द रिवर। इस रिवर के उस डायरेक्शन में वो क्या कर पाएगा, वो स्विम करके बाहर हो पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर के हम दोबारा आएंगे, नेक्स्ट जो हम डालेंगे वीडियो उसमें इसी टाइप के प्रॉब्लम क्या होंगे हम रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।